हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, BSc, MSc, BEd, TGT टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो जो हम फिलो लेके चल रहे हैं NCERT के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? NCERT के अकॉर्डिंग। तो देखिए NCERT के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में ही, तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये क्वेश्चन आपके लिए 100% आपका, चाहे देखिए रेलवे में हो, डी ग्रुप में हो, UPSC में हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका TGT हो, PGT हो, टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे CTET हो, बैंक हो, चाहे PO का हो, चाहे कोस्टल गार्ड का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, किसी का भी, जैसे लेखपाल में भी लेखपाल का हो, चाहे आपका पुलिस का हो। और मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपटीशन दैट इज क्वेश्चन ऑल टाइम्स रिपीटेड इन द एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अधिकांशतः गलत भी हो जाता है बच्चों का और ठीक भी हो जाता है। तो देखिए मैं आपको यही बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और याद भी हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, मनुष्य पाचन तंत्र में पाई जाने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये आप क्या करेंगे, तुक्का तो लगा नहीं सकते इसमें। ये क्या है, तुक्का लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अरे आंखें मीच के जैसे क्या करते हैं बच्चे, आंखें मीच ली, ये वाला लगा दिया, गलत हो जाएगा। जब तक आपके पास देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, जब तक डीपली नॉलेज नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। डीपली नॉलेज चाहिए होती है तभी आप कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें, 9th 10th 11th 12th कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 का जितना भी सिलेबस है आप अच्छी तरीके से घोट जाइए, खूब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक एक जो पॉइंट है बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका है क्लासेस जो हैं डिस्क्राइब में पढ़नी पड़ती हैं, इनको ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका कंपटीशन होता है। जब आपका ये पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा तो हर एक आप मार देंगे, ऑब्जेक्टिव लगा देंगे उसमें। तो देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके लिए मैं आपको अभी 5 स्टेप याद कराऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं वो 5 में कंप्लीट होती है। तो देखिए NCERT कह रही है पहले आप क्या पढ़ें, एक कोशिकीय के बारे में। जब एक कोशिकीय अमीबा के बारे में पाचन तंत्र पढ़ लेंगे, जैसे मनुष्य में पाचन तंत्र है उसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम अमीबा में भी पाचन की क्रिया कंप्लीट हो रही है, होती है। तो इस प्रकार से NCERT कह रही है पहले आप अमीबा के पाचन तंत्र को याद कर लीजिएगा, पाचन की क्रियाओं को याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप क्या करें, पैरामीशियम के पाचन तंत्र को याद करिएगा, पाचन तंत्र की क्रियाओं को याद करिएगा 5 स्टेप में जो हो रही हैं। फिर इसके बाद ह्यूमन बीइंग पे हम लोग चलेंगे, और ह्यूमन बीइंग पे जैसे ही हम चलेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं बात करूं, देखिए 5 स्टेप कौन कौन सी हैं। तो देखिए 5 स्टेप कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैं एक्टिविटी के द्वारा आपको बता रहा हूं, आपको याद भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पर जो पहला होता है, चलिए जो स्टेप हैं उनकी मैं बात करता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, अच्छा बताइए, आप ही बताइए। पहले मैं देखिए अमीबा तो तालाब में है, उसको तो मैं नहीं ले जा सकता हूँ आपके लिए तालाब में, जैसे तालाब के पास भी, और वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा उसकी पूरी भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। तो लेकिन क्या है, हम लोग तो हैं ना, जब हम हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अपने अंदर देखिएगा, आप अपने पास में ही देखिएगा, आपके ही अंदर सारा कुछ हो रहा है। तो अपना एग्जामिनेशन बिल्कुल आप सोचिएगा, एग्जामिन कीजिएगा। तो आप क्या करें, देखिए नंबर 1 सबसे पहले हम बात करते हैं ये हाथ से क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं। क्या करते हैं,
खा रहे हैं ना, थाली में से क्या करते हैं, भोजन को अंदर मुख में ले जाते हैं हाथ के द्वारा। तो इसको क्या कहेंगे, इंजेशन। क्या कहेंगे, इंजेशन। पहला स्टेप याद कर लीजिएगा, क्या बोलेंगे इसे, इंजेशन। इंजेशन को बेटा बोलते हैं हिंदी में अंतर्ग्रहण। क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंजेशन। अब क्या होता है, अब देखिए एक स्टेप हो गया, इसके बाद मुख में गया, पाचन क्रिया शुरू, डाइजेशन स्टार्ट। स्टार्च का माल्टोज में हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन, टैलेज एंजाइम की उपस्थिति में, अमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो देखिए अब फिर कहाँ जाता है, अमाशय में HCl निकलता है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है, रेनिन निकलता है। ये भी क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इंजेशन फिर डाइजेशन, इंजेशन फिर डाइजेशन। समझ में आया। नंबर 2 क्या स्टेप हो जाएगा आपका, डाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा, डाइजेशन होगा। देखिए डाइजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, चलिए पाचन। नंबर 2 फिर से देखिए, इंजेशन डाइजेशन। ठीक, अब देखिए इसके बाद इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। देखिए बिलाई होती हैं, ये बिलाई सुई के समान, छोटे छोटे रोम के समान, जो बाल होते हैं त्वचा पर, इसके समान अंदर त्वचा में क्या होते हैं, बिलाई, सूक्ष्मांकुर या रसांकुर। ये क्या करते हैं, जितना भी पोषक पदार्थ होता है उसे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो देखिए इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो कौन सा आया आपका, अब आया है नंबर 3 एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलेंगे, अवशोषण। अब देखिए जो अवशोषण, यहाँ पर जो सूक्ष्मांकुर हैं रसांकुर हैं, वो क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जितना भी पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हर एक अंग में पहुंचा दिए जाते हैं, हर एक अंग में पहुंचा दिए जाते हैं। समझ में आया। अब देखिए अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद हो जाता है आपका इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आ जाता है एसिमिलेशन। इसके बाद कौन सा आएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण। देखिए मैं अभी आपको अमीबा के बारे में पढ़ाऊंगा, पैरामीशियम के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में। याद तो सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए स्वांगीकरण का मतलब क्या है, जितना भी अवशोषण होता है, अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको कोशिकाओं में पहुँचाना। कहाँ पहुँचाना, कोशिकाओं में पहुँचाना। देखिए इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, प्रत्येक सेल में पहुंचाना, हर एक सेल में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, स्वांगीकरण। अब देखिए कोशिका में जब पहुंच जाता है तो उसका क्या किया जाएगा, उसे कोशिका क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगी, ऊर्जा बनाएगी एटीपी के रूप में, फिर उससे क्या करती है, कार्य कर लेती है। ऐसी अमीबा देखिएगा, अमीबा के अंदर भी सब क्या करेगा, वो मूवमेंट में, स्यूडोपोडिया के बनाने में, भोजन को ग्रहण करने में ऊर्जा को खर्च कर लेगा। ऐसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, जितना भी जो कोशिकाओं में जितना भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचा है उसको क्या करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं, उससे हम जितने भी दैनिक कार्य हैं, जितने भी दैनिक कार्य होते हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे
खाना, पीना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, चलना और आदि क्रियाएं हैं। तब देखिए यहाँ पर, अब मैं बात करूँ, इसके बाद आ जाता है इजेशन, जो सुबह सुबह आप बाहर निकाल कर आते हैं। इजेशन मतलब मल विसर्जन। इसे हिंदी में बही क्षेपण भी बोलते हैं और मल विसर्जन भी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले, अब मैं फिर से एक बार एक्टिविटी के द्वारा समझा रहा हूँ। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। समझ में आया? हाँ, 5 मिनट लगते हैं बस, फ्रेश हो गए, फ्रेश। ठीक है, हिंदी में याद कर लीजिएगा। हिंदी में देखिए क्या क्या है, हिंदी में आप याद कर सकते हैं क्या क्या है। अंतर्ग्रहण, पाचन, देखिए पाचन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल विसर्जन, है ना, मल विसर्जन। बस मल विसर्जन हो गया, हो गया 5 स्टेप। अब देखिए, अब आपका आंसर लग जाएगा। देखिए सबसे पहले डाइजेशन करेंगे क्या, इंजेक्शन करेंगे, पहले क्या करेंगे। अब देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ये क्या है, गलत है। पहले तो इंजेक्शन होता है, हाँ ये आया नंबर 2 पे, इंजेक्शन, हाँ ठीक है, इंजेक्शन। डाइजेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। आगे देखो, स्टेप आ गई, सारी की सारी आ गई। ये देखिए, चलिए हमें नंबर 2 पे ही मिल गया सही। चलिए तीसरे पे देखते हैं। इजेशन, क्या पहले निकाल के आओगे हैं? अरे खाया पिया है नहीं, निकाल के आओगे, पहले खा तो लो, बाद में ही तो निकालोगे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन गलत है, ये तो गलत हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, एसिमिलेशन, ओ ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर ये निकला। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्रियाकलाप के द्वारा आपको समझाया है, इससे आप क्या करें, याद कर लीजिएगा। अब मैं और अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा भी। अभी आप क्या करेंगे, अमीबा में भी ये 5 स्टेप में लिख कर बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिर आप पैरामीशियम में पढ़ेंगे, पैरामीशियम में भी आप अच्छी तरीके से समझेंगे। और इसी प्रकार से हम चलेंगे फिर कहाँ, मनुष्य के पास। मनुष्य में देखेंगे पाचन की 5 प्रक्रियाएं, अच्छी तरीके से हम याद करेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, शायद मैं समझता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ही मैंने एक एक करके यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आप एक बार क्या करें, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, 5 स्टेप मैंने बताई थी, एक्टिविटी के द्वारा भी समझाया था अभी। तो एक्टिविटी के द्वारा आपने देखा था क्या क्या था, एक बार अपने आप रिमाइंड करिएगा, क्या क्या था, बोलिए। आया समझ में? एक एक स्टेप मैंने बता दिया अभी, लेकिन आप नाम लीजिए। चलिए मैं करूँगा, आप नाम बोलिएगा। ये बोलिए, ये बोलिए, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए इसका नाम, ठीक है, इसका नाम, हाँ ठीक, वेल डन, बहुत बढ़िया, ऐसे याद करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर, चलिए एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। एक बार और करके दिखा रहा हूँ हिंदी में। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, मल विसर्जन। ठीक, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्ग्रहण। बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थों
को शरीर के अंदर पहुंचाना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। देखिए जैसे आपने देखा होगा कौवा होता है चोंच के द्वारा, पक्षी जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? चोंच के द्वारा इस तरीके क्या करते हैं? मुख में ले जाते हैं। ऐसे हम देखिए हमारे अंदर भी क्या है, हमारे पास क्या है? हाथ है, हाथ के द्वारा क्या करते हैं? हम अपने माउथ में क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को अंदर ले जाते हैं। तो इसी प्रकार अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है? कूटपाद स्यूडोपोडिया के द्वारा भोजन को अंदर ले जाएगा। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से भोजन को अंदर मुख में या शरीर में पहुंचाने की प्रक्रियाएं हैं। हाइड्रा की मैं बात करूं तो हाइड्रा में बेटा आपने देखा होगा, तो ये देखिए हाइड्रा मैं बना रहा हूं यहाँ पर इस तरीके से, ये इसमें आपने देखा होगा ये किससे लेता है? ये टेंटिकल्स होते हैं, इसमें स्पर्शक होते हैं, इनके द्वारा ये इसमें माउथ में ले लेता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। तो इसमें अलग तरीके से हैं। हमारी बात करें तो हम लोग क्या ऐसे लेते हैं? हाथ से ले लेते हैं। ऐसे आपने देखा होगा। चलिए ये पक्षी मैं बना रहा हूँ, चलिए ये किसके द्वारा लेगा? ये देखिए ये कैसे लेगा? चोंच से लेगा। चलिए ये चोंच से दाना लेगा। ठीक, तो अलग अलग प्रकार से ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, एक टांगी अच्छी नहीं लग रही, चलिए 2 टांगे कर देते हैं। ठीक, अब तो सही लग रही चिड़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए पाचन। जटिल व अघुलनशील। जब हम खाना लेते हैं तो क्या है? जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाना है वो क्या है? जटिल है, जटिल भोज्य पदार्थ है, उसमें कॉम्प्लेक्स फूड है। और कैसा है? अघुलनशील, घुला हुआ नहीं है। तो जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो यही क्या करेगा? अमीबा भी यही करता है, एंजाइम डालेगा, उसे फिर क्या करेगा? पचाएगा। ऐसे हम खाते हैं खाना तो देखिए एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं? उसको भोजन को पचाते हैं। नेक्स्ट देखिए अवशोषण। पाचन क्रिया में पचे हुए भोज्य पदार्थों को विसरण द्वारा रसांकुर या रसांकुर द्वारा अवशोषित करके विभिन्न भागों में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अब देखिए अब रसांकुर तो चलो हमारे अंदर हैं, हाथों में देखा होगा माइक्रोबलाई होते हैं। तो अब आपने तो मैं बात करूं तो रसांकुर हैं, रसांकुर देखिए क्या कर रहे हैं? अवशोषण कर रहे हैं। तो लेकिन अमीबा में तो बेचारे में कुछ है नहीं, एक कोश की ये है, तो उसमें ना तो आंत है, ना इंटेस्टाइन है, ना माउथ है, ना तो एनस है, मल द्वार आपके अंदर तो है, मल द्वार न, उसके अंदर तो ना मुंह है ना मल द्वार है। कैसे खाएगा, कैसे निकालेगा? लेकिन तब भी उसके अंदर हो रहा है, खा भी रहा है, निकाल भी रहा है नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण पचे हुए भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थों को अवशोषण के बाद जब कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंच जाते हैं, वही इस तरीके बताया था अभी। तो कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पहुंच जाते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। जब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, तो जैसे ग्लूकोज पहुंच गया, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर यूनिट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कोशिका में पहुँचता है, उससे क्या करता है? एनर्जी एटीपी के रूप में बनाता है। एटीपी से क्या करते हैं? फिर जितने भी के कार्य हैं उनको, दैनिक कार्यों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही स्वांगीकरण। अब देखिए हम जो इतने बड़े हुए हैं ये स्वांगीकरण की ही देन है। ये हम छोटे से थे और इतने बढ़ गए, तो ये क्या है? स्वांगीकरण की तो देन है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य जब बढ़ता है, जीव द्रव्य जब बढ़ता है तो कोशिका क्या करने लगती है? विभाजन करने लगती है। जब केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों की मात्राएं कोशिका में बढ़ जाती हैं तो कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से इस तरीके लाख, करोड़, इस तरीके से क्या है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम जो इतने बड़े हुए हैं ये जीव द्रव्य स्वांगीकरण के कारण ही हमारी ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एजेशन, बहिक्षेपण। पाचन क्रिया पूर्ण होने के बाद आहार नाल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ
शेष बचते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को या व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? बहिक्षेपण, मल विसर्जन। तो मल द्वार के द्वारा बाहर इन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अभी मैंने 5 स्टेप आपको याद कराई थी 100% इस तरीके से, एक्टिविटी के द्वारा भी याद करवाई थी। अब मैंने लिख के भी आपको समझा दिया है, तो आप भूलना मत बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमें पढ़ना कितना है? 3। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, 3 में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर एक कोशिका में डाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आ गई तो जो बहुकोशिकीय हैं इनमें भी डाइजेशन की प्रक्रिया आराम से समझ में आ जाएगी। इसलिए आप क्या करें, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो देखिए, पहले तो अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके बाद पैरामीशियम में, तो इस यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा 100%। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, काहे के लिए डबल चांस। देखिए, जो किस्मत होती है एक ही बार दरवाज़ा खटखटाती है, बारंबार नहीं खटखटाती है। इसी प्रकार से एक ही बार चांस मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो आप क्या करें, अभी इसी में ही याद कर लीजिएगा, जिससे कि दोबारा चांस नो चांस। क्योंकि है यहाँ पर कंपटीशन इतना है, इंडिया में पॉपुलेशन इतना है, तो फाइट होना ही होना है, बहुत ज़्यादा फाइट है। इसलिए क्या है, एक बार पढ़िएगा, अच्छा तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक बार तैयार कर लीजिएगा, बस दोबारा देखना ना पड़े। बस ऐसी पलट के देख लिए तब तो ठीक है, वरना फिर से उसको याद करना, फिर से भूल गए, बिसर गया दिमाग से, बस। तो ऐसा नहीं, इसको परमानेंट मेमोरी में ले जाइएगा। परमानेंट मेमोरी में, टेम्परेरी मेमोरी में मत रखिएगा। टेम्परेरी में रखेंगे तो गड़बड़ है, फिर से याद करना पड़ेगा। परमानेंट मेमोरी में सारा का सारा चीज़ पहुंचाने की कोशिश करिएगा, और तब आपको क्या है, आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर चेंज हुआ है। तो देखिए, हम बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखिए अमीबा में पोषण से पहले हमें अमीबा की संरचना पढ़ लेनी चाहिए। तो अमीबा की संरचना देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं तो अमीबा मैं बना रहा हूं। देखिए, अमीबा की संरचना कैसे भी बना दीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। ऐसा नहीं है, ये अमीबा देखिए मैं ऐसा बना दिया मैंने, तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आकार परिवर्तित करता रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ इसमें संरचना में, ये मैं जो बना रहा हूँ ये क्या है, ये बताइए। चलिए, आपको नहीं पता होगा, अभी मैंने समझाया नहीं है। चलिए, पहले मैं पढ़ा दूँ, इसके बाद चित्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहले चित्र बता देते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें एक तो होता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होता है जीव द्रव्य, लेकिन बाह्यजीव द्रव्य। इसके बाद होता है अंतःजीव द्रव्य, ठीक है, अंतःजीव द्रव्य होगा। इसके और मैं बात करूं, देखिए इसी में क्या होता है, केंद्रक। क्या होगा, केंद्रक होगा। इसमें क्या होगा, केंद्रक। केंद्रक में देखिए यहाँ पर ये, चलिए ये केंद्रक हो जाएगा। इसी में यहाँ पर आपका रहता है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचन धानी, और आपका रहता है खाद्य धानी। देखिए खाद्य धानी इस तरीके से, ये यहीं से अंदर आएगी, ये खाद्य धानी, ये आपका खाद्य धानी हो जाएगा। ये इसमें आपका फूड रहेगा। फूड चलिए मैं बना देता हूँ इसमें। देखिए ये देखिए, इसमें छोटा छोटा मैंने ये फूड बना दिया, ठीक है, ये फूड वैक्यूल हो गया या खाद्य धानी। और इसमें ये चीज़ आपका हो गया। चलिए इसे काले से दिखा देते हैं बेटा, ये चित्र ज़रूर बना लीजिएगा,
देखिए यहाँ पर अब हम बात करते देखिए नाम की। तो सबसे पहले ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, छोटा तो नहीं है। ये है आपका एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये है आपका एंडोप्लाज्म, ठीक है। अब मैं बात करूँ देखिए यहाँ पर, ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल इस तरीके से इसे बोलते हैं सीबी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका है यहाँ पर न्यूक्लियस, क्या है बेटा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसी में होता है न्यूक्लियस। अब हम बात करें, ये है आपका, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं, फूड वैक्यूल। थोड़ा सा इसको जैसे इसे ले रहे हैं तो ऐसे भी ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस, ये आपका हो जाता है फूड वैक्यूल, ठीक है, या इसे FB खाद्यधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकुचन धानी। चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, ऐसे हिंदी इतना है नहीं, खाद्यधानी, ठीक है बेटा। ये है आपका केंद्रक, क्या है, केंद्रक। इसकी बात करें, यह संकुचन धानी, क्या है, संकुचन धानी। चलिए इसका बात करें, यह है कोशिका कला, चलिए कोशिका कला। यह है आपका बहाजीव द्रव्य, बहाजीव द्रव्य, ये हो गया अंतःजीव द्रव्य। और देखिए यहीं पर ये है स्यूडोपोडिया। चलिए ये स्यूडोपोडिया, कूटपाद, कूटपाद या असत पैर, झूठे पैर हैं इसमें। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ अमीबा। अमीबा कहाँ पाया जाता है, ताजे जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, नदी तालाब झील और पोखर में पाया जाता है। और देखिए अमीबा एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, या मैं बात करूँ एक कोशिकीय क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक कोशिकीय का मतलब होता है बे जीव जिनमें केवल एक केंद्रक पाया जाए, एक केंद्रक पाया जाए और सारी लैब की प्रोसेस करता हो, तो क्या कहलाएगा, एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। तो ये क्या है, एक कोशिकीय है क्योंकि एक कोशिका है, एक केंद्रक है, तो इस तरीके एक कोशिकीय। अब देखिए अमीबा में जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, जो परिधि की ओर होगा उसे क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म, बाह्य जीव द्रव्य, और जो अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। और मैं बात करूँ देखिए, और देखिए अमीबा में एक या दो संकुचन धानी होती हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। संकुचन धानी करती क्या, देखिए संकुचन धानी करती हैं, जैसे क्या होता है, जैसे ताजे मतलब वाटर में अंदर क्या है, गाढ़ापन होगा, जीव द्रव्य है, गाढ़ा है, तो पानी अंदर जाएगा। जब पानी अंदर जाएगा तो इससे क्या होगा बेटा, ये फूलेगा, क्या होगा, ये H2 जब अंदर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये आकार में फूलेगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इसी को रेगुलेट करने के लिए ये क्या होती है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ से पानी ये ऐसे करके बाहर निकल आएगा, पानी ऐसे करके बाहर निकल आएगा, पानी ये ऐसे करके बाहर निकल आएगा। जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है इसमें पानी की तो ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है ज़्यादा पानी, इस तरह ये बाहर निकाल देगा। तो ये क्या करता है, मरता नहीं है, बस्ट नहीं होता है। जैसे गुब्बारे में अगर मैं ज़्यादा हवा भरूंगा तो फट जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी अपनी संकुचित करता है अपने आकार को, ज़्यादा मात्रा को ऐसे करके निकाल देता है बाहर, बस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अमीबा में खाद्यधानी भी होती है और एक संकुचन धानी, एक या दो संकुचन धानी होती है, जिसमें पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा क्या करना है आपको, इसमें एंजाइम आ जाते हैं, ये इसमें क्या आ जाएंगे, एंजाइम। एंजाइम जब आ जाते हैं तो इस ये जो बहुत जो पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, पच जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप खाना खाते हैं तो एंजाइम आपके अमाशय में निकलते हैं, ऐसी लार में निकलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा पाचन हो जाता है। अमीबा भोजन को कूटपाद या असंतपाद के द्वारा कोशिका के अंदर ग्रहण करता है। देखिए कैसे ग्रहण करेगा, मान लीजिए यहाँ पर है कोई भी मतलब यहाँ पर जीवाणु है, छोटा सूक्ष्म जीव है,
या कार्बनिक पदार्थ है। देखिए कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, मान लीजिए तालाब है, तालाब में कोई भी जीव है, कुत्ता है, मर जाता है, सड़ जाता है, उसी में फेंक देते हैं, तो क्या है वो उसका भी डिकम्पोज होगा, उसको भी ग्रहण कर लेता है। उसके जो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, उनको ग्रहण कर लेगा। आपने देखा होगा, ऐसी आपने देखा होगा वनस्पति होती है वो भी सड़ने लगती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो उसको भी ग्रहण कर लेता है। कितने सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ को। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर अमीबा, छोटे छोटे जीव जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा विसरण विधि द्वारा क्या करता है, श्वसन की भी क्रिया करता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, विसरण क्रिया द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन को भी लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। कौन सी विधि द्वारा, विसरण द्वारा। विसरण का मतलब डिफ्यूजन द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा, ठीक है। इस तरीके से हमारी संरचना पूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और मैं बात करूँगा अब पोषण। 5 स्टेप कौन कौन से, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, ठीक है, अभी देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा पूरा का पूरा। तो हम बात करते हैं, देखिए अमीबा में पोषण तो 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये मैं याद करा चुका हूँ आपके लिए। देखिए इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, तो ये आपको याद हो चुके होंगे। क्या क्या है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, या आ से अंतर्ग्रहण, क्या है, आ से अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, इसे बहिक्षेपण। आप यहाँ पे याद रखिए, आप अब स्वाहा बही, आप अब स्वा बही। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ, चलिए मैं चित्रों के माध्यम से समझा देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए अमीबा होगा, ये इस तरीके से, ये अमीबा मैं बना रहा हूँ, ये अमीबा मैंने बनाया, ये तो ये करेगा क्या, देखिए यहाँ पर माना क्या है, ये जीवाणु। अब देखिए कूटपात क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। कूटपात कैसे बढ़ाएगा, इसको चारों ओर से घेरेगा, धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे करके लाएगा, देखिए और लाएगा नज़दीक, ऐसे लाया और इसे बढ़ाएगा यहाँ पर, देखिए अब इतना है, अब इसे और बढ़ाएगा, ये बढ़ा दिया है ना। अब बढ़ाने के बाद देखिए क्या होगा, धीरे धीरे ये मिल जाएगा। अब ये ऐसे करके मिल जाएगा, बन गया। तो ये जब मिल गया यहाँ पर, तो बेटा क्या हुआ, अब आप देखेंगे ये आपका क्या बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण। ये हो गया आपका इंजेक्शन, ये आपका हो गया इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए चलिए, देखिए डाइजेशन। अब डाइजेशन की मैं बात करूं, चलिए आपको मैं इसी पेन से ही समझा देता हूं। चलिए ये बना दिया मैंने। अब देखिए होगा क्या, डाइजेशन, ये जो अंदर इस तरीके से आया था, ये यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल। यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल में बेटा होगा क्या, फूड वैक्यूल में आपका ये आ गया फूड। इसमें फूड वैक्यूल में होता क्या है, फूड वैक्यूल में बेटा आपका हो जाएगा एंजाइम आ जाएंगे इसमें, ये एंजाइम, और जल भी होता है इसमें, याद रखिएगा, ये एंजाइम और जल तो है ही फूड वैक्यूल में, क्योंकि जल इसके साथ में आ गया था। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, वो पच जाएगा।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे सबसे पहले आप देखिएगा हमारे अंदर भी भोजन जब जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। इसके बाद क्षारीय। ऐसे यहाँ पर भी देखिए खाद्य हानि में क्या होता है, पहले क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ये BIP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये आपका कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा माध्यम होता है, अम्लीय। अम्लीय के बाद क्या हो जाता है आपका, क्षारीय माध्यम। कौन सा माध्यम हो जाएगा, क्षारीय। ये आपको याद रखना है इसमें। तो ये आपका पहले होता है अम्लीय माध्यम, अम्लीय, और इसके बाद बेटा ये हो जाता है क्षारीय। ठीक है, ये आपका हो गया क्षारीय माध्यम, अम्लीय और क्षारीय। तो नेक्स्ट देखिए, तो इसमें अम्लीय और क्षारीय, तो डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। चलिए इसमें भी आप क्या करेंगे, ये देखिए इसमें भी क्या आ जाएगा, क्षार, क्षार आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए इसके बाद आ जाता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या है, देखिए अवशोषण में जब क्या हुआ, भोजन बेटा जब पच गया, पचने के बाद क्या करेगा ये, चलिए यह ऐसे बना दिया है, कोई बात नहीं, संरचना तो इसकी बदलती रहती है। चलिए ये यहाँ पर मैंने बना दिया। अब क्या होगा, जो ये फूड वैक्यूल है, और फूड वैक्यूल में जो भोजन है ये क्या हो रहा है, पच चुका है। ये क्या हो गया, पच गया। पचने के बाद क्या होगा, विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा, ये क्या करेगा, इस तरीके से। विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये क्या करेगा, मूव करेगा, विसरण द्वारा। अब ये कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा ये अमीबा में धीरे धीरे फैल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या है बेटा, स्वांगीकरण की हम बात करें, देखिए चलिए ऐसे संरचना बना दी है मैंने, ये बना दिया। स्वांगीकरण में मतलब क्या होता है, अब देखिए ये तो एक कोशिकीय है, हमारे अंदर क्या है, जो कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, कोशिकाओं में फिर ऊर्जा बनेगी। अब हमारे अंदर तो क्या है, ये तो एक कोशिकीय है, अपने बहुकोशिकीय, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा क्या है, अंगों से पहुंचाने के बाद क्या है, प्रत्येक कोशिका में पहुंचाया जाता है। लेकिन ये तो खुद कोशिका है, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्वांगीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भोजन है ये धीरे धीरे ये यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, और पचने के बाद अमीबा में विसरित कर दिया जाएगा, ये विसरित कर दिया जाएगा। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये आपका विसरित हो गया। अब ये विसरित हो गया तो इससे क्या बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, ऊर्जा। अब बेटा ऊर्जा बन जाएगी, ऊर्जा बनने के बाद आपका ये हो जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जाता है CB, इस तरीके से, और ये न्यूक्लियस हो जाता है। तो अब देखिए इससे क्या बन जाएगा, अब देखिए ऊर्जा जब बन जाएगी तो इससे क्या करेगा, वो गति करेगा, सूडोपोडिया बनाएगा, चीज़ों को खाएगा, और प्लस ये क्या करेगा, और शोषण भी करता है, तो एनर्जी तो लॉस होती है, तो ग्रहण करेगा। इस तरीके से क्या है, और मूवमेंट में ये इस्तेमाल करेगा, ये चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में आप, चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए बहिक्षेपण भी बहुत सरल है। अब क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बेटा, इसके शरीर से बाहर कैसे देखिए निकलेगा। अब ये बहिक्षेपण में क्या होता है, ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, ये चलिए मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये बहिक्षेपण में क्या करता है, एकत्र करते रहता है। ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। क्या है ये, उत्सर्जी पदार्थ। अब देखिए उत्सर्जी पदार्थों कितनी स्टाइल से निकालेगा, ये कैसे निकालेगा। सबसे पहले ये कोशिका जो क्या करेगी, ये जो कोशिका कला है या सेल मेम्ब्रेन है, ये धीरे धीरे क्या करेगी, अंदर की ओर इस तरीके से ऐसे ऐसे धंसेगी। देखिए यहाँ पर ये ऐसे करके धंसेगी ये, और यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और ये और ऐसे करके कम होगा। अब ये और इस तरह नज़दीक आएगा, और ये नज़दीक आएगा,
और ये नज़दीक आएगा, और ये नज़दीक आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से देखेंगे आप, ये सारा का सारा ये बाहर फिर फेंक देगा। ये बाहर निकल गया। ये क्या निकला? अपशिष्ट पदार्थ या अपाच्य। ये लिखा है अपाच्य भोजन। क्या निकलेगा? अपाच्य भोजन या मल बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं एजेशन। तो देखिए, चलिए एक बात नज़र डालते हैं पूरे पर। अंतर्ग्रहण, सबसे पहले अमीबा भोज्य पदार्थ के पास जाकर उसको चारों तरफ से कूटपात के द्वारा घेर कर अपने शरीर के अंदर कर लेता है, क्योंकि अमीबा में मुख नहीं होता है। जब भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर पहुंचता है तब उसके चारों ओर खाद्यदानी बन जाती है, खाद्यदानी बन जाएगी। ये फूड वैक्यूल, क्या बोलेंगे इसको? फूड वैक्यूल ये बन जाएगी, FV, फूड वैक्यूल बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पाचन। अमीबा में बनी खाद्यदानी में पाचक एंजाइम उत्सर्जित होते हैं जो खाद्यदानी में उपस्थित भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। खाद्यदानी में भोज्य पदार्थ का माध्यम सबसे पहले कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसके बाद कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। इस तरीके से अमीबा में पूर्ण पाचन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अवशोषण। अवशोषण में क्या है? जो भी आपका जो पाचन क्रिया में जो भोज्य पदार्थ हुआ है, पचा है, वो क्या है? विसरण के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित। खाद्यदानी में उपस्थित पचित घुलनशील भोज्य पदार्थ को विसरण विधि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या करना है? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। इसमें देखिए, पचित भोज्य पदार्थ को, ये डबल लिख गया है, चलिए, पचे भोज्य पदार्थ को जब अमीबा अवशोषण करता है तब अमीबा में जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, तब इसे ही स्वांगीकरण कहते हैं, क्योंकि बढ़ी जाएगी। कोई चीज़ बाहर से आ गई, उसे डाइजेस्ट कर लिया तो क्या बढ़ गया? नहीं बढ़ गया? हाँ, जीव द्रव्य बढ़ जाएगा। अब स्वांगीकरण की क्रिया के कारण ही श्वसन क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जिसका क्या किया जाता है? वृद्धि करता है, गति करता है और जनन भी करता है। जनन, जैसे आप ही देखिएगा, आपके अंदर जब ताकत नहीं होगी तो क्या करेंगे? ऐसे पड़े रहेंगे हैं। जब एनर्जी रहेगी, हाँ, एकदम एक्साइटेड रहेंगे हर चीज़ के लिए, सब कुछ करने के लिए, है ना? तो लुल्लू पुल्लू बन के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरीके क्या है? ऊर्जा का उपयोग कूटपात द्वारा भोजन को पकड़ने में भी किया जाता है। इस प्रकार बहिक्षेपण, अमीबा, अब देखिए बहिक्षेपण मैंने दिखाया इस तरीके से। तो अमीबा के अंदर कोई भी मलद्वार आयनस नहीं होता है, मलद्वार अपने अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो देखिए, अमीबा उत्सर्जित पदार्थों का कोशिका के अंदर ही क्या करता है? संग्रहण करता रहता है। फिर उससे क्या करता है? इसके बाद अपाच्य भोजन को कोशिका कला की सहायता से, ये देखिए, कोशिका कला की सहायता से ये बाहर फेंक देता है। क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है। इसी को क्या कहते हैं? एजेशन। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। इसके बाद चलते हैं मनुष्य के पास, मनुष्य में देखेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।